भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने पुराने चेहरे उतारे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने इन तीनों राज्यों में ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube और Facebook पेज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लें व वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परंपरागत सीट पाटन से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस की ओर से नवरात्रि के पहले दिन जारी सूची में ओबीसी वर्ग, महिलाओं और युवाओं को ज्यादा हिस्सेदारी देने की कोशिश की गई है। पार्टी ने इन तीनों राज्यों के लिए 229 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 69 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से अभिनेता विक्रम मस्ताल को अपना उम्मीदवार बनाया है। मस्ताल धारावाहिक रामायण 2 में हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं। 3 माह के लिए बड़े वाहन मवाना से गुजरेंगे। आज सुबह से मवाना भसूमा बाईपास पर 20 अक्टूबर तक वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। एनएचएआई ने तहसील प्रशासन को दी सूचना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मवाना भैसूमा बाईपास पर 16 अक्टूबर यानी आज सोमवार से 20 अक्टूबर तक सभी वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 21 अक्टूबर से आगामी 3 माह तक भैसूमा बाईपास से 4 मीटर ऊंचाई तक के वाहन ही गुजर सकेंगे, क्योंकि इस मार्ग पर राजमार्ग प्राधिकरण के अफसर 4 मीटर ऊंचा गेज लगाएंगे। उधर राजमार्ग प्राधिकरण की कई कार्रवाई से मवाना नगर वासियों को जमाका झेलना पड़ेगा। हालांकि तहसील प्रशासन ने 5 दिनों के लिए जान से बचाव के लिए अतिरिक्त पुलिस मांगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ पौड़ी पर 4 लेन का निर्माण 3 सालों से चल रहा है। इस हाईवे पर कई पुलों को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि अनूपशहर गंग नहर पर झुंझुनी गांव के पास पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पुल निर्माण के दौरान 16 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 20 अक्टूबर तक के लिए मवाना खुर्द से भैसूमा तक के राजमार्ग को छोटे बड़े सभी वाहनों के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। गंग नहर पर बन रहे पुल पर 6 बड़े गाटर रखे जाएंगे। इस कारण बीच हाईवे पर क्रेन लगाई जाएगी। मवाना खुर्द से भैसूमा तक हाईवे पर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रशासनिक प्रबंधक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ पौड़ी पर 21 अक्टूबर से 4 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहन भी नहीं गुजर सकेंगे। मवाना में 3 माह तक जाम का झाम रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ पौड़ी पर अनूपशहर गंग नहर गांव झुंझुनी के पास पुल का निर्माण होने पर 16 अक्टूबर से मवाना खुर्द से भैसूमा तक बाईपास यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 3 माह तक 4 मीटर ऊंचाई वाले वाहन बाईपास से नहीं जा सकेंगे। इस कारण सभी भारी वाहन मवाना नगर से गुजरेंगे। नागरिकों का कहना है, अब सभी वाहन मवाना से गुजरेंगे तो जाम का झाम झेलना पड़ेगा। तहसील प्रशासन की तैयारियां। एसडीएम अखिलेश यादव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट निदेशक दीपक यादव ने भेजे पत्र में 15 अक्टूबर से भैसूमा बाईपास बंद कर मवाना नगर से सभी वाहन गुजरने की अपील की थी। 16 अक्टूबर को सुबह 6 से मवाना खुर्द से भैसूमा बाईपास बंद रहेगा। उन्होंने सीओ आशीष शर्मा से वार्ता की। सीओ आशीष शर्मा ने बताया कि उनके पास केवल 5 दिन तक मवाना खुर्द से भैसूमा बाईपास बंद होने की जानकारी है। बुखार से सरधना में कोहराम, 2 की मौत। सरधना में बालक और कपसाड़ में महिला ने बुखार से दम तोड़ा। लगातार हो रही मौतों से लोगों में दहशत। कपसाड़ में विकट हालात, लगाए जा रहे कैंप। बता दें कि बुखार से कपसाड़ गांव में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस बारे में सीसी प्रभारी डा संदीप कुमार गौतम ने बताया कि बुखार से बच्चे की मौत का मामला प्रकाश में आया है। टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो वहां कैंप लगवाया जाएगा। इसके अलावा कपसाड़ में कैंप लगाए जा रहे हैं। बुखार के काफी मरीज गाँव में हैं। उन्हें दवा दी जा रही है। उनकी ब्लड सैंपलिंग भी की जा रही है। सरधना संवाददाता। सरधना क्षेत्र में बुखार कहर बनकर टूट रहा है। देहात से लेकर नगर तक लोग बुखार की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। रविवार को सरधना नगर में एक बालक की मौत हो गई, जबकि कपसाड़ में एक बुजुर्ग महिला ने बुखार से दम तोड़ दिया। बुखार से लगातार हो रही मौत को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं रविवार को डेंगू के 14 नए मरीज मिले। सरधना के मोहल्ला धर्मपुरा चौड़े रास्ते पर नसीमुद्दीन का परिवार रहता है। उसके पुत्र 10 फीट फैज को 3 दिन पूर्व बुखार हुआ था। स्थानीय चिकित्सक से उसे दवाई दिलाई गई। इस बीच उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजन रविवार सुबह उसे नगर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की माने तो उन्होंने फैज के खून की जांच कराई थी, जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई थी। फैज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। देर शाम उसके शव को गमगीन माहौल में सुपुर्द कर दिया गया। उधर कपसाड़ गांव में बुखार से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार को 2 मौत यहां हुई थी। रविवार को राजबाला 48 फीट पत्नी कृष्णपाल ने भी दम तोड़ दिया। राजबाला 15 दिन से बुखार से पीड़ित थी। उसका एक चिकित्सक के यहाँ उपचार चल रहा था। रविवार अल सुबह उसकी हालत बिगड़ी और उसकी भी मौत हो गई। दोपहर में परिजनों ने गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लगातार मिल रहे डेंगू के मरीज। सरकारी निजी अस्पतालों की ओपीडी में लगातार बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को डेंगू के 14 नए मरीज मिले। जिन इलाके के यह मरीज मिले वहां एंटी लार्वा फॉगिंग कराई जा रही है। बुखार के मरीजों की तलाश कर उनके सैंपल जांच को लिए जा रहे हैं।
बुखार अगर 3 दिन में दवा के बाद भी ठीक न हो तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की जांच कराएं। प्लेटलेट्स कम का मतलब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से नहीं है। डॉक्टर अनिल नौसरान, एनडी पैथोलॉजिस्ट। गिलोय व सप्तपर्ण का काढ़ा दिन में लें, पानी उबालकर पिएं, ठंडे व खट्टे पदार्थों का सेवन न करें, हल्का भोजन लें, गले के संक्रमण होने पर तुलसी अदरक का काढ़ा लें। डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा, आयुर्वेदाचार्य। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद फॉगिंग। मवाना नगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह सब नगर में बढ़ती मच्छरों की फौज के कारण हो रहा है। गहरी नींद व चेयरमैन के कहने पर जागे पालिका के अफसरों ने नगर की गलियों में फोगिंग शुरू कराई है। साथ ही पालिका ने नगर में फोगिंग का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार नगर में फोगिंग कराने की बात कही है। त्योहारी दौर में मवाना नगर व फलावदा कस्बे में हर रोज डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। कस्बे के करीब 2 दर्जन लोगों का मेरठ के बड़े अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं इससे भी अधिक मरीज स्थानीय स्तर पर इलाज करवा रहे हैं। हर मोहल्ले में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। मवाना नगर में बुखार से पीड़ितों का हाल यह है कि मवाना सीएचसी व फलावदा सीएचसी में एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज कराया जा रहा है। मवाना सीएचसी पर करीब 200 से अधिक मरीज रोज पहुंच रहे हैं। नगर के निजी अस्पतालों में बेड फुल बताए गए हैं। नगर के साथ साथ आसपास के गांवों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर कहते हैं कि देहात क्षेत्र में भी बुखार को प्रकोप बढ़ रहा है। घर घर में बुखार से पीड़ित मरीज देखने में आ रहे हैं। बुखार से पीड़ितों की संख्या अधिक बढ़ने पर पालिका के चेयरमैन अखिल कौशिक ने पालिका के अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार को नगर में फोगिंग कराने के आदेश दिए। नगर पालिका की देखरेख में फोगिंग आरंभ कराई गई है। पालिका के अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने शेड्यूल के अनुसार नगर के प्रत्येक वार्ड में फोगिंग कराना शुरू कर दिया है। नगर के बड़े रास्तों पर मशीन से और गलियों में सफाई कर्मियों को भेजकर फोगिंग कराई जा रही है। यह फोगिंग शेड्यूल के अनुसार हर रोज की जाएगी। इसके साथ ही सफाई को भी चाक चौबंद रखने के लिए बाकायदा सुपरवाइजर नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को भी अलग अलग टीमों के रूप में अलग अलग एरिया दे दिया गया है, जिससे नियमित सफाई का काम होगा। इसके साथ ही कूड़ा उठान में अतिरिक्त वाहन लगाए गए हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। दिन भर चली ठंडी हवा, शाम को लगे भूकंप के झटके। मेरठ पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और पंजाब राजस्थान में हुई बारिश का असर रविवार को मेरठ में दिखाई दिया। सुबह से 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली उत्तर पश्चिमी हवाओं से दिन के तापमान में गिरावट हुई। हालांकि अपराह्न 4 बजे भूकंप के हल्के झटकों से लोग डर गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। तीव्रता कम होने से अधिकांश लोगों को भूकंप के झटके महसूस नहीं हो पाए। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मेरठ में दिन का तापमान 33.1 और रात का 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शनिवार के सापेक्ष दिन के तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, जबकि रात में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। बावजूद इसके दिन रात तापमान 1 और 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड हुआ। मां शैलपुत्री की उपासना से आती है स्थिरता। प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हुई। हस्तिनापुर पांडव टीले पर मौजूद प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नवरात्रों के अवसर पर 9 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा के पहले दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। आचार्य मुकेश शांडिल्य ने कहा कि जीवन में स्थिरता बनी रहने के लिए श्रद्धालु शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। कार्यक्रम में मोहित शर्मा, ज्योति शर्मा, कोमल चौधरी, राजकुमार भगत, मुनेन्द्र त्यागी आदि का सहयोग रहा। मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना। मवाना मोहल्ला हीरालाल में श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव द्वारा नवरात्र पर्व पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति की स्थापना से पहले मोहल्ला हीरालाल से ढोल नगाड़ों के साथ मां दुर्गा की मूर्ति को निकाला गया, जो सुभाष बाजार चौड़ा कुआं से नीम के नीचे से होती हुई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा के दौरान भक्तों ने पुष्पों की वर्षा की गई। शोभायात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व बच्चे शामिल रहे। हवन में मुख्य यजमान पुलकित सपत्नीक रहे। इस दौरान आदित्य गोयल, पीयूष गंगपुरी, रविंद्र मोहन पालीवाल, कर्षण मोहन पालीवाल, प्रतीक शर्मा, आशीष राजवंशी, पुलकित राजवंशी, राहुल गोयल, उत्तम चौहान, भव्य शर्मा, रिंकू गौतम आदि रहे। बहसुमा में धूमधाम से निकली श्रीराम की बारात। बहस कस्बे में रविवार को भगवान श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसका कस्बे में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं ने बारात पर पुष्प वर्षा कर जय श्री राम का जयकारा लगाया।
राम बारात का शुभारंभ अध्यक्ष सचिन कुमार ने किया। बारात में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। राम बारात दुर्गा मंदिर से शुरू हुई। राम बारात में सबसे आगे भगवान श्री राम और ऋषि विश्वामित्र की झांकी चल रही थी। उसके पीछे भगवान शंकर पार्वती की सुंदर झांकी थी। राम बारात में श्री राम अपने भाइयों के साथ घोड़ी पर सवार होकर निकले। इस बारात में हनुमान की वानर सेना खूब मस्ती के साथ नाची। बारात में चल रहे अन्य गण भी नृत्य करते हुए चले। कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से राम बारात को आकर्षण का केंद्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजू राठी, दिलेश सिंह, अजय पाल राठी, बिंदर चाहल, वीरेंद्र सभासद, जयवीर अहलावत, सुमित आदि रहे। कड़ी रही सुरक्षा व्यवस्था। राम बारात के दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स राम बारात के साथ साथ चली। वहीं यात्रा जिस स्थान से गुजरी वहां का ट्रैफिक भी रोककर दूसरी ओर डाइवर्ट किया गया। पूजन के बाद निकाली गई श्रीराम की बारात। श्री रामलीला कमेटी मवाना के तत्वावधान में रविवार शाम मवाना नगर के लोगों के सहयोग से रामलीला कमेटी ने भगवान प्रभु श्रीराम की बारात नगर में निकाली गई। श्रीराम बारात का उद्घाटन उपजिला अधिकारी मवाना अखिलेश कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नितिन खटीक व कमेटी के अध्यक्ष अखिल कौशिक, प्रबंधक राजेंद्र चौहान, सुभाष दीक्षित एवं समस्त कमेटी ने किया। भगवान श्री गणेश का पूजन भाजपा नेत्री कविता चौधरी ने किया। इसके पश्चात श्रीराम बारात में उपस्थित बैंड बाजों द्वारा प्रस्तुति स्टेज पर दी गई। कार्यक्रम में सुशील दुबलिश, उपाध्यक्ष संजय शर्मा, डॉक्टर ओमपाल चौहान, महेश आर्य, मधुर कौशिक, योगेंद्र रस्तोगी, प्रज्वल, कुणाल सूद, रवि गोला, अमन सागर आदि रहे। कृष्णा इंस्टीट्यूशंस में कार्यक्रम आयोजित। मवाना कृष्णा ग्रुप इंस्टीट्यूशंस में रविवार दोपहर हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल रहे। अध्यक्षता रोहताश पहाड़पुर ने की। विशिष्ट अतिथि संस्था अध्यक्ष विजय राज रहे। अतिथि अजीत अमहेड़ा व अमल खटीक रहे। देवेंद्र प्रमुख विधानसभा संयोजक रहे। संचालन आकाश राठी ने किया। जिला पंचायत सदस्य गन्ना समिति डायरेक्टर मौजूद रहे। फलावदा में राम बारात का शुभारंभ कराया। मवाना फलावदा में श्री बूढ़ा शिव मंदिर पर आयोजित भगवान श्री रामलीला मंचन के उपलक्ष्य में रविवार को भगवान श्री राम की बारात का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के प्रतिनिधि मेजर रविंद्र व चेयरमैन अशोक सैनी ने पूजा अर्चना कर कराया। रवि सैनी, उप प्रधान डॉक्टर प्रमोद सैनी, ज्ञानेंद्र धीमान आदि रहे। अस्पताल में प्रधान लेखपाल को बंधक बना पीटा। मवाना नगर के मिल रोड पर रविवार देर शाम अस्पताल में प्रधान की पत्नी से अभद्रता के बाद विरोध करने पर लेखपाल व भाई ग्राम प्रधान को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। वारदात के दौरान प्रधान अपने परिवार के साथ जान बचाकर अस्पताल से भाग और थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल से प्रधान की बेटी को बंधन मुक्त कराया। हमले में प्रधान व दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद अस्पताल पर जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने भी पहुंचकर विरोध जताया। पिलोना के ग्राम प्रधान ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया कि पीड़िता की बेटी कुछ या कई दिनों से बीमार चल रही है, जिसको हमने डा. फराहीम अस्पताल मिल रोड मवाना पर भर्ती कराया था। रविवार को देर रात डॉक्टर का लड़का आया तथा को अकेला देखकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। विरोध किया तो पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और अभद्रता की। शोर शराबा सुनकर पति प्रवीण कुमार, देवर विकास कुमार व सोनू सिंह आ गए, लेकिन इन सभी ने पति व दोनों देवरों को घेर कर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार मेरी नाबालिग लड़की रिया को पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। पीड़िता का परिवार भाग निकला और थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता की पुत्री को बंधन मुक्त कराया। पुलिस ने पीड़िता की पुत्री को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने भी इस घटना का विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह का कहना है, मामला दो पक्षों के विवाद का है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मामला दो पक्षों से जुड़ा होने के कारण तनाव, हिंदू संगठनों का हंगामा। पुलिस ने प्रधान की बेटी को अस्पताल से बंधन मुक्त कराया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। युवाओं ने धार्मिक स्थलों पर चलाया सफाई अभियान। हस्तिनापुर नवरात्र व आगामी त्योहारों को देखते हुए कर्म योद्धा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों की साफ सफाई प्रारंभ की है। फाउंडेशन के कार्यकर्ता मोहित शर्मा ने बताया कि नवरात्रों के शुभ अवसर निर्णय लिया गया है कि फाउंडेशन द्वारा सभी मंदिरों व आसपास विशेष साफ सफाई चलाएगा। रविवार को कार्यकर्ताओं द्वारा पांडेश्वर महादेव मंदिर पर सफाई अभियान चलाया गया। कहा कि मंदिरों की सफाई का ध्यान रखने साथ वे लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति भी जागरूक करेंगे। बताया कि हमारी फाउंडेशन सामाजिक कार्य, शिक्षा तथा यूथ को अपने धर्म और संस्कृति के लिए प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। डाकिये को घर बुलाकर पेंशनधारक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा पाएंगे। पेंशनधारकों को हर साल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। यह वो जरूरी कागजात है जिसके आधार पर पेंशन आगे जारी रहती है। बीमार और चलने फिरने में असमर्थ पेंशनधारक अपने घर पर डाकिये को बुलाकर आसानी से इसे जमा कर सकते हैं। ऐसे करें अनुरोध। IPPB की वेबसाइट के जरिए डाकिये को घर बुलाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ऐप से इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करना होगा। पेंशन भोगी को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक या डाकघर खाता संख्या और PPO नंबर देना होगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स की वेबसाइट https://bonline.com पर जाएं। होम पेज पर सर्विसेज टैब के तहत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें।
नए पेज पर सभी दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर अबाउट डीएलसी सर्विसेज सेक्शन में दिए क्लिक हियर पर क्लिक करें। इससे अनुरोध वाला वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ नाम, पता, पिन कोड, ईमेल पता, मोबाइल नंबर दर्ज करें और सिलेक्ट सर्विस कॉलम में जीवन प्रमाण पत्र का चयन करें। फिर ओटीपी जनरेट के बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें। आपका पंजीकरण हो जाएगा और निकटतम डाकघर द्वारा डाकिए के आने की तिथि और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। डाकिया घर आकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। एक बार प्रमाण आईडी बन जाने के बाद पेंशनभोगी https://jivanpraman.gov.in ब्राउज़र लॉगिन लिंक से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इन्हें मिलेगा इसका फायदा। केंद्र या राज्य सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जिस बैंक या संस्था के जरिए पेंशन जारी की जाती है, उसके पास डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। इसके अलावा यह सेवा आईपीपीबी और गैर आईपीपीबी ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। जानिए इस सुविधा के बारे में। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आईपीपीबी और आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर डाकिए के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण डाक सेवकों के राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंशनधारक द्वारा अनुरोध के बाद निकटतम डाकघर का डाकिया उसके घर आएगा और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। यह सुविधा बीमार और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। गोरखपुर में 233 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। शहरों के विकास से बनेंगे आर्थिक महाशक्ति। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने में नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। नगरीय विकास के क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। जगह जगह कूड़े का पहाड़ दिखता था। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने इस समस्या के निदान में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री रविवार को गोरखपुर में 233 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रविवार को गोरखपुर महानगर को 233.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। नगर निगम परिसर में 189 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 114 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंच पर नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य कूड़े से चारकोल बनाने के 255 करोड़ के प्लांट एवं सोलर प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय विकास वर्तमान की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने गार्बेज कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। समारोह के मंच से आईसी क्रियाकलापों के बुकलेट एवं जीरो वेस्ट त्योहार के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया। उद्यमिता और विकास की रफ्तार तेज करने को सीडी रेशियो बढ़ाए बैंक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमिता और विकास कार्यों को और अधिक तीव्र गति देने के लिए बैंकों से सीडी रेशियो बढ़ाने का आह्वान किया है। एसबीआई की गोरखपुर शाखा के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। नवरात्र के पहले दिन नारी शक्ति का सम्मान किया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने नारी शक्ति का भी सम्मान किया। मिशन शक्ति के तहत सीएम के हाथों सम्मानित होने वाली 10 महिलाओं ने स्वच्छता समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। भारत किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि उन्होंने G20 देशों के अपने समकक्षों को अवगत करा दिया है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद या आतंकी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। बिरला ने शनिवार को यहां संपन्न G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के दौरान G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों को लेकर कहा कि इस संबंध में सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने भी अपने बयान में यह बात कही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। P20 सम्मेलन में 436 प्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने P20 सम्मेलन के संबंध में बताया कि यहां यशोभूमि में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 27 देशों के पीठासीन अधिकारियों और 49 संसद सदस्यों सहित 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह अब तक किसी भी P20 शिखर सम्मेलन में अधिकतम मौजूदगी थी और संयुक्त बयान पर सर्वसम्मति विचार विमर्श का मुख्य केंद्र थी। भारत ने P20 शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण की मेजबानी की थी। विशेषज्ञ समूह के गठन की पेशकश की। बिरला ने कहा कि भारत ने विधायी मसौदा तैयार करने पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किए जाने की भी पेशकश की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय संसद के पास काफी विशेषज्ञता है और उसने कई देशों की संसदों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफलता P20 शिखर सम्मेलन में हुए विचार विमर्श में भी नजर आई और इस सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान भी सामने आया। बिरला ने कहा कि इंडोनेशिया की मेजबानी में आयोजित पिछले P20 सम्मेलन में एक संयुक्त बयान जारी नहीं हो पाया था। बारूदी सुरंग में धमाका, जवान घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा LOC के नजदीक रविवार को बारूदी सुरंग में हुए धमाके में सेना का एक जवान घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राइफलमैन गुरचरण सिंह नौशेरा सेक्टर के कलसियान गांव में गश्त पर थे, तभी उनका पैर गलती से बारूदी सुरंग पर पड़ गया। जवान को सेना अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें।
दुर्गा रूप में सजी हसीन जहां ने की सभी के लिए मंगल कामना। अमरोहा नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही मां दुर्गा के रूप में सजी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी और मॉडल हसीन जहां की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं। तस्वीरों को खुलकर सराह रहे प्रशंसक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन तस्वीरों को लाइक और कमेंट कर रहे हैं। तस्वीरों से जुड़ी अधिकांश पोस्ट का कमेंट बॉक्स जय माता दी के जयकारों से भरा दिख रहा है। शारदीय नवरात्र पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी एवं मॉडल हसीन जहां भी हर साल इस पर्व को उत्साह से मनाती हैं। मूल रूप से पश्चिम बंगाल की ही निवासी हसीन अभी वहीं रह रही हैं। ऐसे में नवरात्र पर्व से जुड़े आयोजनों में भी वह वहां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। फिलहाल मां दुर्गा रूप में सजी हसीन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं। राम बारात के रास्ते को लेकर पथरा। अलीगढ़ जिले में रविवार को राम बारात के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। एक धार्मिक स्थल से 2 दर्जन लोगों ने राम बारात पर हमला बोलते हुए पथराव कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना कस्बा चंडौस में हुई। रामलीला के अंतर्गत रविवार शाम करीब 5 बजे राम बारात की शुरुआत हुई। आरोप है कि एक धार्मिक स्थल से करीब 2 दर्जन लोगों ने राम बारात पर हमला बोल दिया। हमलावरों के हाथों में सरिया, तलवारें थीं। हमलावरों ने पथराव भी किया। हमले के चलते राम बारात में भगदड़ मच गई, जिसमें सुनील और विनोद घायल हो गए। वहीं कुशीनगर के कुबेरस्थान क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर में रविवार सुबह दुर्गा पूजा पंडाल में प्रतिमा स्थापना के लिए निकली कलश यात्रा में डीजे बजाने को लेकर दूसरे धर्म के कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चला दिए। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। इसमें 5 साल के पीयूष शाह का सिर फट गया। 4 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। श्रीराम के पूर्वजों पर रखेंगे योजना में नाम। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपनी नव्य अयोध्या योजना में विकसित होने वाले सेक्टरों के नाम भगवान राम के पूर्वजों के नाम पर रखेगा। लखनऊ में जहां आवास विकास ने अपनी योजनाओं को सेक्टर नंबर में विभाजित किया है, वहीं अयोध्या योजना में इसे श्री राम के पूर्वजों के नाम पर बांटा जाएगा। आवास विकास ने इसका प्रस्ताव तैयार कराया है। उच्च स्तर से मंजूरी के बाद सेक्टरों का नामकरण किया जाएगा। आवास विकास परिषद अपनी अयोध्या योजना कुल 1854 एकड़ में विकसित कर रहा है। पहले चरण में वह इस योजना के लिए 1407 एकड़ जमीन ले रहा है। दूसरे चरण में 447 एकड़ जमीन और अधिग्रहित की जा रही है। दिवाली में आवास विकास की इस योजना का शुभारंभ करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना कई सेक्टरों में विभाजित होगी। अयोध्या के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व को समझाने व बताने के लिए नव्य अयोध्या के सेक्टरों के नाम भगवान राम के पूर्वज मांधाता, दिलीप, भगीरथ, सगर, रघु, अज तथा दशरथ के नाम पर की योजना है। हर सेक्टर में मूर्तियां और उससे जुड़ी जानकारी। आवास विकास के सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला के मुताबिक नव्य अयोध्या योजना के नाम जिन पूर्वजों के नाम होंगे, उनके प्रवेश द्वार के बाहर उनकी प्रतिमाएं लगाने की तैयारी है। उनकी प्रतिमाओं के पास उनके बारे में भी जानकारी लिखी जाएगी। एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। फरीदाबाद से 9 किलोमीटर पूर्व में था भूकंप का केंद्र। 3.1 दर्ज की गई तीव्रता। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रविवार शाम 4:08 पर 3.1 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। यह जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी। भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र फरीदाबाद से 9 किलोमीटर पूर्व और दिल्ली से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भूकंप से लोगों में दहशत उत्पन्न हो गई, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई लोगों ने फर्नीचर में कंपन होने की जानकारी दी। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने लोगों के आवासीय भवनों से बाहर निकलने के दृश्य भी साझा किए। इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसमें सबसे तेज झटके की तीव्रता 6.2 थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक ओपी मिश्रा के अनुसार भारत भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन हर दिन बहुत सारे कम तीव्रता के भूकंप आने से संग्रहित ऊर्जा निकल जाती है। यदि लोग और संस्थाएं संरचनाएं बनाने के लिए उपनियमों और संहिताओं का सख्ती से पालन करें, तो बड़े पैमाने पर भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भूकंप के सभी झटके नहीं होते जानलेवा। भूकंप आते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन सभी तरह के झटके जानलेवा नहीं होते। इनकी तीव्रता तय करती है कि यह कितना कहर बर पाएंगे। अमूमन 1.9 तीव्रता वाले झटके केवल भूकंप मापने वाली मशीन सीज़मोग्राफ पर ही दर्ज किए जाते हैं और लोग इन्हें महसूस नहीं कर पाते। 2.9 से लेकर 3.9 तीव्रता के झटकों में हल्का कंपन महसूस होता है, लेकिन जानमाल के लिए ये हानिकारक नहीं है। जब 4.9 तीव्रता के झटके महसूस होते हैं तो तेज कंपन होता है और इसमें खिड़कियों का टूटना, दीवार टंगी वस्तुओं का गिरना, भवनों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। 5.9 तीव्रता के झटके आने पर तेज कंपन होता है। धरती हिलने के साथ मकान में दरार भी आ सकती है। 6.2 से लेकर 7.9 तक तीव्रता वाले झटके विनाशकारी होते हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर कांपी धरती। नई दिल्ली काबुल एजेंसी। बीते सप्ताह अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप से देश उबरा भी नहीं था कि रविवार को एक बार फिर तेज झटकों से धरती कांप उठी। यहां 6.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र प्रांतीय राजधानी हेरात से लगभग 34 किलोमीटर दूर और सतह से 8 किलोमीटर 5 मील गहराई में था। हेरात प्रांत में आपातकालीन राहत दल के प्रमुख मोहम्मद जहीर नूरजई ने बताया कि भूकंप में अब तक 2 व्यक्ति की मौत होने और लगभग 150 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
एपीजे अब्दुल कलाम को मुर्मू मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रख्यात वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कलाम अपने विनम्र व्यवहार और विशेष वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण लोगों के प्रिय थे। भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक कलाम ने सबसे ज्यादा बिकने वाली कुछ किताबें लिखी थीं। वह खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय थे, क्योंकि वह देश भर में उनके साथ संवाद करते रहते थे। कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और अपने आचरण एवं व्यवहार के कारण उन्हें हर राजनीतिक दल का सम्मान प्राप्त था। उन्हें लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि सर्वोच्च पद की जिम्मेदारियों के बावजूद वह आम जनता, खासतौर पर छात्रों से मिलने का वक्त निकाल लेते थे। यह आदत उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बनी रही। कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में हुआ था। 2015 में उनका निधन हो गया। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। राजू _भाई, चीनी का स्टॉक छिपाने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने अंतिम चेतावनी देते हुए 17 अक्टूबर तक वक्त दिया। त्योहारी मौसम में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी चीनी व्यापारियों, खुदरा और थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखलाओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को 17 अक्टूबर तक सरकारी पोर्टल पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आदेश का पालन नहीं किया। खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को भी एक आदेश जारी कर सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे मंत्रालय वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक की स्थिति बताएं। मंत्रालय ने पाया कि चीनी व्यापार और भंडारण से जुड़े कई हितधारकों ने अब तक चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर खुद को पंजीकृत नहीं किया है। मंत्रालय का कहना है कि ऐसे कई मामले हैं जहां चीनी कारोबारी नियमित आधार पर अपने स्टॉक का खुलासा नहीं कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में ऊंचे ही रहेंगे दाम। चालू सीजन में चीनी का उत्पादन घटने की वजह से दाम ऊंचे ही रहने के अनुमान लगाया जा रहा है। इकरा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2023 के बीच घरेलू चीनी के दाम 36 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे। ये अगस्त से सितंबर 2023 के दौरान 37 से 39 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। सरकार ने अंतिम चेतावनी देते हुए 17 अक्टूबर तक वक्त दिया। चीनी का स्टॉक छिपाने वालों पर कार्रवाई होगी। बासमती चावल के निर्यात मूल्य की समीक्षा होगी। नई दिल्ली, सरकार ने रविवार को कहा कि वह बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही है, जो इस समय $1200 प्रति टन है। गौरतलब है कि अधिक मूल्य होने के कारण देश का निर्यात प्रभावित हुआ है। चावल निर्यातक संघ मांग कर रहे हैं कि इस दर को घटाकर लगभग $850 प्रति टन किया जाना चाहिए। सरकार ने अगस्त में फैसला किया था कि बासमती चावल $1200 प्रति टन से कम कीमत पर निर्यात नहीं किया जाएगा। चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की तैयारी। बताया जा रहा है कि खाद्य मंत्रालय ने 31 अक्टूबर के बाद चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश सरकार से की है। इस साल बारिश की वजह से कम उत्पादन और त्योहारी मौसम में बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। घरेलू चीनी उत्पादन 15 सितंबर 2023 तक 32.76 मिलियन टन के करीब रहा है, जो पिछले चीनी सीजन से कम है। दुनिया के सबसे व्यस्त इलाके में हजारों घर खाली। हमास लोगों को इलाका छोड़ने से रोक रहा। जंग के बीच अस्पतालों में बिजली चिकित्सा आपूर्ति समाप्त होने पर हजारों मरीजों की जान का खतरा। दुनिया के सबसे व्यस्त आबादी वाले इलाकों में शुमार गाजा पट्टी के हालात 9 दिन में बदल गए हैं। शहर के उत्तरी इलाके के हजारों घर और इमारतें या तो ध्वस्त हो चुकी हैं या लोग उन्हें खाली करके जा चुके हैं। रविवार को भी इजरायली चेतावनी के बीच लोग बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर दक्षिणी गाजा की ओर जाते दिखे। उत्तरी गाजा खाली करने का इजरायल का अल्टीमेटम शनिवार को खत्म हो गया। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को इलाका खाली करने के लिए 3 घंटे का और वक्त दिया। इस बीच हमले की आशंका के मद्देनजर तेजी से लोगों दक्षिण गाजा की ओर जा रहे हैं। उधर आतंकी संगठन हमास भी लोगों को इलाका छोड़ने से रोक रहा है। इजरायली समय के मुताबिक लोग 10 से 1 बजे स्थानीय समयानुसार तक इलाका खाली कर सकते हैं, तब इजरायल की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। मरीजों की निकासी मौत की सजा के समान। इजरायल की संभावित जमीनी कार्रवाई से पहले गाजा में चिकित्सकों ने रविवार को आगाह किया कि अगर घायल लोगों से भरे अस्पतालों में ईंधन और बुनियादी आपूर्ति खत्म हो गई तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उत्तरी इलाकों के अस्पतालों में नवजात शिशु और गहन देखभाल इकाई (ICU) में इलाजरत लोगों समेत 2000 से अधिक मरीजों के लिए निकासी मौत की सजा के समान हो सकती है। ऐतिहासिक त्रासदी की तरफ बढ़ रहे गाजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस में नासिर अस्पताल में ICU घायल मरीजों से भरे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद कंदील ने कहा, विस्फोट से गंभीर रूप से घायल सैकड़ों लोग अस्पताल आए हैं। गाजा पट्टी के दीर अल-बलाह शहर पर इजरायली हमले में घायल बच्चे को अस्पताल लेकर जाते लोग। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके अनुसार वीडियो में बदलाव कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।